चलिए दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें ईवीएस को आज कवर करेंगे। ईवीएस में आपका विषय वस्तु चल रहा है। आज यह आपकी चौथी क्लास है। अगर आपको बाकी क्लासें देखनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सभी क्लासें उपलब्ध हैं। आप पिछली सारी क्लासों को देख सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज हम सब कृषि क्रांतियों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आपका है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति कहते किसे, इसको अगर हम समझे तो हरित का अर्थ होता है कृषि और क्रांति का मतलब होता है बदलाव। करेंगे जब कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो तो उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से, ऐसा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। हरित क्रांति का संबंध किससे है, वहाँ पे आपको जो है खाद्यान्न उत्पादन को ही टिक करना है। अब जैसे गेहूं और चावल से है, खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल से जो कि प्रमुख हैं। अब इसको हम विश्व के संदर्भ में समझते हैं कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का क्या मतलब है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक कौन? अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं। कह रहे हैं कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से। जब भी क्वेश्चन ऐसा बने कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका आंसर है मैक्सिको से हुई थी। विश्व में हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक उत्पादन चावल के फसल में हुआ था। अगर जब भी विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल में हुआ था, लेकिन अगर वहीं कहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार हुई थी और विश्व में चावल की हुई थी। अब हम भारत के संदर्भ में समझ लेते हैं। भारत के संदर्भ में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से हुआ था। जब भी इसकी शुरुआत की बात पूछे तो आपको पंतनगर लगाना है, लेकिन अगर इसकी प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले प्रयोग पंजाब में हुआ था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक उत्पादन गेहूं के फसल में दर्ज किया गया था। कह रहे हैं कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इस पे कृषि पर आधारित है। आप चित्र में देख रहे होंगे, यही है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला पॉइंट हम समझते हैं। कह रहे हैं कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। भारत में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 17% है। कितना है? 17% है। और वहीं रोजगार की बात करें तो 51% है। कहने का तात्पर्य है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 100 है, उसमें से 17 जो है कृषि के ही क्षेत्र से है। और अगर रोजगार की बात करें तो अगर रोजगार भारत में 100 है तो 51 लोगों को रोजगार, अगर 100 लोगों को रोजगार है तो उसमें से 51 लोगों को रोजगार कृषि के ही क्षेत्र से मिला हुआ है। वही कह रहे हैं कि लगभग 51% योगदान रोजगार में है। किसका? कृषि का है। कह रहे हैं कि 1963 में जब बोरलॉग भारत आए तब उनकी मुलाकात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई। कह रहे हैं कि अब देखिए, बोरलॉग भारत कब आए? 1963 में आए। बोरलॉग कौन है? बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। फिर अगला पॉइंट है, करें 1965 में भारत के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने गेहूं की नई किस्म को 18,000 टन बीज को आयात किया। कितना? 18,000 टन को विदेशों से आया भारत। देखिए, पहला प्रयोग होने वाला है भारत में हरित क्रांति का। अब इसके लिए किसानों को जानकारी दी गई, कहाँ खेती करना है, गेहूं आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सभी को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अब उनकी सिंचाई के लिए
नहरें बनवाई गईं, उनको किसानों को दामों की गारंटी दी गई। अब किसान को कैसे भरोसा हो कि हाँ हम गेहूँ लगाएं, उसमें इतना ज़्यादा अकाल पड़ा था कि खाने के किसी के पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लेकिन उनको गारंटी दी गई, आप खेती करिए, अगर आपका खेती में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। वही कह रहे हैं कि किसानों को दामों की गारंटी दी गई। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए गए। सोचिए कि अभी खेती शुरू नहीं हुआ था लेकिन उसकी सारी तैयारियां हो गई थी। नहर बनवाई गई, किसानों को दामों की गारंटी दी गई, अनाज को रखने के लिए गोदाम भी बनाए गए। अब देखिए अगला पॉइंट, इतना पैदा हुआ कि सरकार के पास रखने की जगह कम पड़ गई थी। इतना ज़्यादा पैदा हुआ, आप समझ लीजिए कि मतलब कि सरकार के पास रखने की जगह ही नहीं बची कि उसको रखा कहाँ जाए, इतनी पैदावार हुई थी। यह श्रेय किसका है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का है, जो हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं, जिसे आज हम सब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में भोजन कर पा रहे हैं। वह जो है स्वामीनाथन की वजह से है, नहीं तो उस समय इतना अकाल पड़ा था, लोग भूख की वजह से मर रहे थे कि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। अब हम और कुछ इसके बारे में चर्चा करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। करेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती होती है। कितना? 51% भाग पर खेती होती है। 4% भाग पर चारागाह है। 21% भूमि वन है। 24% ऐसी भूमि है जो बंजर है, जहाँ का उपयोग ही नहीं होता, वह खाली पड़ी हुई हैं। कह रहे हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब हम कुछ फसलों के बारे में जानते हैं, कौन फसल कब बोई जाती है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं सिर्फ सीटेट के लिए। ये सब इससे जो है सभी एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। रबी की फसल, कह रहे हैं कि यह फसल अक्टूबर नवंबर, देखिए जो मंथ दिया गया है, आप इसको मंथ को जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जब भी पूछता है इसे मंथ को घुमा के पूछता है, या फिर कभी कभी ऐसे ये पूछ लेता है गेहूँ कौन सी फसल है। कह रहे हैं यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इस महीने में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, काटी कब? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। अगला, खरीफ की फसल, कह रहे हैं कि यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। किसमें? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अगला पॉइंट आपका है जायद की फसलें। देखिए जायद की फसलें में यह जो है मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं। ये जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत सब्जियां आती हैं जायद में। इसको ध्यान दीजिए, जायद के अंदर सब्जियां ही ज़्यादा आती हैं। सब्जियां हो गया, मक्का हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, अरवी हो गया, तरककड़ी हो गया, भिंडी हो गया, ये सब जायद की फसल में आती हैं। मार्च में और जून जुलाई में, मार्च में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। देखिए नकदी फसल की बात करें तो नकदी फसल का तात्पर्य होता है जिसे किसान जो है व्यापार के उद्देश्य से करता है, उसको बेचकर पैसा लेता है। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। ये जो फसलें दिख रही हैं ये सब व्यापार के फसलों के अंतर्गत आती हैं। वह फसल जो है किसान व्यापार के उद्देश्य से करता है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। कह रहे हैं भारत का उर्वरक उत्पादन विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत जो है उर्वरक के माने में विश्व में तीसरा स्थान है। कह रहे हैं फल उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, फल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान्य भंडार कहा जाता है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कह रहे हैं चावल में भी भारत दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर कौन है? चीन है। कह रहे हैं विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं में भी भारत का दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है। कह रहे आम, केला, चीकू, खट्टे, नींबू, काजू, नारियल
काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कहता है पहला स्थान है किसमें? आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, इस सब में भारत का पहला स्थान है। कह रहे हैं कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, फलों और सब्जियों के उत्पादन में। अब देखिए दोस्तों, हम सब अब द्वितीय क्रांति समझते हैं कि द्वितीय क्रांति कब से शुरू हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा 1983 से 84 ईस्वी में की गई थी। किसमें? 1983 से 84 ईस्वी में की गई थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति 1985-90 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसमें? 1985 और 90 में। देखिए दोस्तों, ये जो 85-90 है, ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसी समय आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना भी 1985 से 90 के ही बीच थी। उसी समय द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कह रहे हैं कि द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैविक कृषि का निर्णय किया गया। कैसी कृषि? जैविक कृषि का, जिसमें कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। कैसा? पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्वितीय हरित क्रांति में अन्य सभी क्षेत्रों में भी क्रांति प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। कह रहे हैं कि हम सबसे पहले तो अभी हरित क्रांति पे ही बात कर रहे थे, लेकिन जब द्वितीय हरित क्रांति आई वहाँ पे यह भी निर्णय किया गया कि और भी क्षेत्रों में किया जाए। ये क्रांति जो है जब उसमें सफल हुए तो और भी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत किया गया। द्वितीय हरित क्रांति को पुनर्जीवित करने का कार्य 1991-92 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। और द्वितीय हरित क्रांति में तकनीकी का समावेश 2006 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। जो आज आपके पास तकनीकी सुविधा उपलब्ध है, वह सब जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रयास से संभव हो पाया था। अब हम दूसरी क्रांति समझते हैं, श्वेत क्रांति। आप चित्र में देख रहे होंगे, श्वेत क्रांति के जनक हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? एग्जाम में जब भी आएगा ऐसे ही आता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। कह रहे हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहे हैं कि 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर को आप संविधान दिवस भी मनाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी हम सब मनाते हैं। कह रहे हैं कि इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति को। कह रहे हैं कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। कौन सा स्थान है? भारत का स्थान प्रथम है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। किस स्थान? अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर और भारत प्रथम है। किसमें? दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, वही जो आपको ऊपर बताएं। अगली आपकी क्रांति है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। इसका संबंध समुद्री उत्पाद के उत्पादन और मछली पालन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से है। भारत में इस क्रांति के जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। विश्व भर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है। कितना? 50 मिलियन। वर्तमान समय में विश्व में मत्स्य का उत्पादन 50 मिलियन टन है, जो कि आप 1950 में देखिए सिर्फ कितना था? 2 मिलियन टन था। 1950 में 2 मिलियन था, आज जो 50 मिलियन हो गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस क्रांति के वजह से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन मछली उत्पादन करता था,
अब 4.7 मिलियन टन का उत्पादन करता है। अगर इस ये तो जो आपको हम ऊपर बताए तो विश्व की बात है, 50 बिलियन था, आज 1950 में 2 मिलियन था, आज 50 मिलियन टन है। लेकिन अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत में 50 साल पहले सिर्फ 60,000 टन था, आज 4.7 मिलियन टन हो गया है। कह रहे हैं कि मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे कौन है? चीन है। नेक्स्ट क्रांति आपकी है पीली क्रांति। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता से है। किसमें? अब देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। आप सीधा ऐसा रखिए कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भारत में इस क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सैम पित्रोदा माने जाते हैं। भारत का तिलहन उत्पादन में विश्व का तीसरा स्थान है। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। इसके जनक कौन है? सैम पित्रोदा है। भारत का तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ज़्यादा चांस है आपका यही पूछने का कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। अगला पॉइंट आपका है लाल क्रांति। कह रहे हैं भारत में लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से है। इसके जनक विशाल तिवारी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विशाल तिवारी माने जाते हैं। भारत दुनिया का 5वें नंबर का मांस निर्यातक देश है। कौन सा है? मांस निर्यातक देश में अगर बात करें तो भारत 5वें नंबर पे है। भारत टमाटर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। टमाटर की बात करें तो यह जो है दूसरे स्थान पे है। अब देखिए, कुछ हम क्रांतियाँ लिखे हैं और उससे संबंधित क्षेत्र लिखे हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे गुलाबी क्रांति, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गुलाबी क्रांति किससे? आप ऐसा ध्यान दीजिए, प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से, पालन से। किससे? प्याज उत्पादन और झींगा मछली। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल एवं शहद उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से। ग्रीन बोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली पालन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल एवं शहद उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से। ग्रीन बोल्ड चाय उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। इसमें कुछ क्वेश्चन दोहराए गए थे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में इसे संशोधन कर लिया जाएगा। आपको जो PDF मिलेगी उसमें संशोधन रहेगा, लेकिन इसमें कुछ टाइपिंग की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है दोबारा आ गए थे। अगला हम देखते हैं। अब हम जो है कृषि विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें भी आप इसको देखे होंगे, और जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी ये बहुत महत्व है। पहला हम समझते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का सीधा सीधा संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से। किससे? मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से। आर्बोरिकल्चर, यह विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से है। किससे है? विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों से है। अब नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर फूलों उत्पादन से है। किससे है? व्यापारिक स्तर फूलों के उत्पादन से है। हार्सिकल्चर, हार्सिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर यातायात के लिए घोड़े एवं खच्चर के पालन से है। किसके लिए है? घोड़े एवं खच्चर के पालन के लिए है। नेक्स्ट है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर समुद्र जीवों की कृषि से है। किससे? समुद्र के जीवों की कृषि से है। ओलोरीकल्चर किससे है? जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की कृषि से है। किससे? जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की कृषि से है। अगला आपका है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है मछली पालन से है। किससे है? मछली पालन से है। सिल्वीकल्चर वन संरक्षण से है। किससे? वन संरक्षण से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से है।
बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से है, किससे है? अंगूर उत्पादन से है। ओलवी कल्चर जैतून की कृषि से है, किससे है? जैतून की कृषि से है। अब दोस्तों इसी के साथ यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलते हैं इसी पे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।